नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आज प्रहार में बात होगी उस एक्टर के साथ हुए बड़े हादसे की, जिसके सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में लाखों फैंस हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं हीरो नंबर 1 के नाम से जाने जाने वाले सुपरस्टार गोविंदा की। आज सुबह सुबह गोविंदा को लेकर ऐसी खबर आई जिसने उनके लाखों फैंस को परेशान कर दिया। गोविंदा के पैर में गोली लग गई। गोली कैसे लगी, इसके पीछे की क्या कहानी है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के हवाले से पता चला है कि जिस वक्त गोविंदा को गोली लगी थी उस वक्त वो अपने कमरे में अकेले थे। परिवार के दूसरे लोग घर पर नहीं थे। घर पर सिर्फ बॉडीगार्ड था जो घटना के वक्त नीचे गाड़ी के पास था। सूत्रों के मुताबिक गोविंदा से पिस्तौल रखते वक्त गिर गई और मिस फायर हो गया। गोली उनके घुटने के नीचे लगी। घटना के फौरन बाद गोविंदा को CRITI केयर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनके पैर से गोली निकाल दी है। फिलहाल गोविंदा खतरे से बाहर हैं। उन्होंने अभी अस्पताल से उनको डिस्चार्ज नहीं किया गया है। उनके पैर से काफी खून निकल चुका है, इसलिए अगले 48 घंटे तक वो हॉस्पिटल में ही रहेंगे। लेकिन गोविंदा के पैर में गोली कैसे लगी, पिस्तौल नीचे गिरने के बाद फायर कैसे हो गया, ये वो तमाम सवाल हैं जो आज इस घटना के बाद खड़े हो रहे हैं। हालांकि गोविंदा ने बाकायदा एक ऑडियो मैसेज जारी किया है जिसमें अपनी हालत के बारे में उन्होंने बताया है, अपनी हेल्थ का अपडेट दिया है और यह भी बताया है कि आखिर गोली कैसे चल गई। आपको बताएं, इस मामले पर गोविंदा ने अस्पताल से अपना ऑडियो स्टेटमेंट भी जारी किया है, वो आपको सुनवाऊंगी। लेकिन उससे पहले आइए आपको बताती हूं कि आज सुबह सुबह गोविंदा के साथ क्या हुआ है। देखिए, सुबह 4:45 बजे की ये घटना है। रोज की तरह तैयार होकर गोविंदा ने पूजा पाठ की। कोलकाता के लिए गोविंदा निकलने की तैयारी कर रहे थे। घर से निकलने से पहले उनको पैर में गोली लग गई। जानकारी ये मिली कि अलमीरा से निकालते वक्त उनकी जो पिस्तौल है वो नीचे गिर गई। मैनेजर के हवाले से बयान सामने आया है और गिरने की वजह से पिस्तौल से गोली चल गई और ये जो गोली थी ये घुटने से नीचे जाकर लगी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में उनका इलाज हुआ, गोली को निकाल लिया गया है। लेकिन गोविंदा का खून ज्यादा बह गया, इस वजह से 48 घंटे तक गोविंदा को अस्पताल में रहना होगा। फिलहाल राहत की बात यह है कि गोविंदा अब खतरे से बाहर हैं। उन्होंने अपने फैंस और शुभ चिंतकों के लिए ऑडियो मैसेज जारी किया है। कहा है कि उनकी हालत अब स्थिर है। गोली लगी थी जो डॉक्टर्स ने निकाल दी है। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं गोविंदा। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से गोली लगी थी, पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का, और आप सब लोगों की प्रार्थनाएं जो है, आप लोग का धन्यवाद। प्रणाम। तो गोविंदा ने अपने फैंस को ये बता दिया है कि वो ठीक है, खतरे से बाहर हैं। गोली लग गई थी जिसे डॉक्टर्स ने निकाल दिया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर गोविंदा को गोली कैसे लगी। गोविंदा जब मुंबई में रहते हैं तब अपनी लाइसेंसी बंदूक अपने साथ ही रखते हैं। उसी लाइसेंसी बंदूक की गोली उनके पैर में लगी। गोविंदा के साथ ये हादसा कैसे हुआ, इसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। कई सवाल ये हैं कि हाथ से पिस्तौल आखिर कैसे छूट गई। जो दूसरा सवाल है वो ये कि क्या पिस्तौल अनलॉक रह गई थी कि नीचे गिरते ही उससे फायर हो गया। तीसरा सवाल ये है कि अगर पिस्तौल नीचे गिर भी गई तो गिरने के बाद पिस्तौल का ट्रिगर कैसे दब गया। सवाल ये भी है कि पिस्तौल लोड करके आखिर क्यों रखी गई थी। सवाल ये भी है कि अगर पिस्तौल लोड करके रखी थी तो इसके पीछे की वजह क्या है। गोविंदा सुबह सुबह कोलकाता जाने की तैयारी कर रहे थे। उससे पहले उन्होंने अपनी पिस्तौल की सफाई की, ड्रॉर में रख रहे थे। लेकिन ड्रॉर में रखते वक्त वो जो पिस्तौल थी वो नीचे गिरी, फायर हो गया। अब सवाल यही है कि लोडेड पिस्तौल की क्या सफाई की जा रही थी, और अगर पिस्तौल लोडेड भी थी तो नीचे गिरने के बाद उस पिस्तौल का ट्रिगर कैसे दब गया कि गोविंदा के पैर में गोली लग गई। गोविंदा को पुलिस सुरक्षा भी मुहैया कराई गई थी। ऐसे में उनके साथ ये हादसा कैसे हुआ है, इसका सच जानने के लिए पुलिस फिलहाल पड़ताल कर रही है। मुंबई पुलिस ने गोविंदा गोलीकांड की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने गोविंदा ने पुलिस को अपने कब्जे
आपको जानकारी दे दें कि फिलहाल गोविंदा की जो पिस्तौल है उसे भी कब्जे में ले लिया गया है। जिस कमरे में मिसफायर हुआ उसे बंद कर दिया गया है। पुलिस अब उस कमरे का पंचनामा करेगी जहां ये घटना हुई है। फिलहाल गोविंदा के रिश्तेदार उनसे मिलने अस्पताल पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर पहले उनके भांजे कृष्णा अभिषेक की वाइफ कश्मीरा शाह भी हॉस्पिटल पहुंची। देखिए, गोविंदा की जो हालत है वो फिलहाल स्थिर है। राहत की बात यह है कि गोली निकाल दी गई है, लेकिन गोविंदा को गोली कैसे लगी, अब ये सवाल है जो फिलहाल सबके जहन में है। फिलहाल पुलिस उस पूरे मामले की जांच कर रही है। मामले की जांच में मुंबई पुलिस जुटी हुई है। इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश कर रही है कि गोविंदा को सुबह सुबह गोली कैसे लग गई। गोविंदा की जो पिस्तौल है उसे फिलहाल मुंबई पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। इसके साथ ही साथ जिस कमरे में यह मिसफायर हुआ है या जिस कमरे में यह हादसा हुआ है उसे भी बंद कर दिया गया है। एक्टर के पैर में से गोली फिलहाल निकाल ली गई है, लेकिन 48 घंटे तक अस्पताल में गोविंदा को रहना होगा। 48 घंटे बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज मिलेगा। वजह यह है कि गोली लगने की वजह से गोविंदा का खून ज्यादा बह गया है, जिसकी वजह से उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। 48 घंटे बाद गोविंदा को अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाएगा। गोविंदा को CRIT केयर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थोड़ी देर पहले गोविंदा से मिलने उनके भांजे और एक्टर विजय आनंद भी अस्पताल पहुंचे। गोविंदा के भांजे विनय आनंद ने बताया कि गोविंदा इस समय पूरी तरह से स्वस्थ है। इसके साथ ही साथ आनंद ने बताया कि बंदूक गोविंदा के हाथ से गिर गई, जिसकी वजह से मिसफायर हुआ और उन्हें गोली लग गई। विनय जी, आप अभी अभी गोविंदा जी से मिलकर आए हैं, कैसे आपके मामा हैं, क्या उनके? गोविंदा जी अभी स्वस्थ हैं और स्माइल कर रहे थे और मुझे उन्होंने कहा कि बजरंग बली की कृपा से मैं बच गया। ये घटना घटी है, एक एक्सीडेंट है और इतना मुझे पता चला है। बाकी उन्होंने मुझे कहा बेटा मैं अभी थोड़ा सा टायर्ड फील कर रहा हूँ, आप लोग जाओ, मैं आराम करना चाहता हूँ। और अच्छे से बात हुई, वो स्माइलिंग, वो हंस, उनके चेहरे पे स्माइल थी, यही बहुत बड़ी बात है। और मैं यही कहूँगा कि तमाम आप सब लोगों का प्यार, आशीर्वाद, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, प्यार, वो फिट हैं और ये बहुत बड़ी बात है। और बस बजरंग बली की कृपा। परिवार के सदस्य घर पर नहीं थे, कहाँ थे वो? क्या आपकी उनसे बातचीत हो पाई? यश से बात हुई क्या? मामी जी से? मेरी यशवर्धन से बात हुई, उन्होंने बताया ऐसी घटना घटी है और मैं आया हूँ इमीडिएटली। हालांकि मैं पता चलने पे मैं बीमार हो गया और अपने आप को तबीयत ठीक करनी पड़ी और मैं खुद बड़ी हिम्मत करके आया हूँ। उनके पास क्या लंबे समय से लाइसेंसी हथियार थी और क्या ऑपरेट करते थे? अरे ऑपरेट कैसे करेंगे, भगवान ना करे ऐसी घटना समय आए। मेंटेनेंस करना होता, साफ सफाई करनी होती। आई डोंट नो दैट, वो उनका बहुत पर्सनल मैटर है। लेकिन यही कहूँगा कि इतने बड़े घात से वो बच गए, जो घटना घटी है, यही बहुत बड़ी बात है। बता पाए क्या पोजीशन में थे? कुछ नहीं बताया उन्होंने, अभी उनको शायद स्टेटमेंट देना बाकी है, तो उचित नहीं होगा कि मैं अपने मुंह से क्या बोलूं जबकि मैं वहाँ था नहीं। एक आमतौर पे उनकी दिनचर्या सुबह के वक्त क्या होती है ये बता दीजिए जरा, क्यों बहुत जल्दी सुबह उठते पूजा पाठ करते हैं। बहुत मेहनती व्यक्ति है, बस यही कहूँगा। तो गोविंदा के परिवार वाले उनसे मिलने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए अस्पताल में पहुंच रहे हैं। तो इसके साथ ही साथ चूंकि गोविंदा शिवसेना के नेता भी हैं, तो अब नेताओं का पहुंचना भी शुरू हो गया है। शिवसेना नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री दीपक सावंत भी उनसे मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे। मुलाकात के बाद दीपक सावंत ने बताया कि गोविंदा पूरी तरह से स्वस्थ हैं और उन्हें 48 घंटे में अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। दीपक सावंत उनसे बात करते हैं। सर, आप अभी गोविंदा से मिलकर आए, आपके पार्टी के नेता है, क्या कहना है उनका? गोविंदा जी सुखरूप है, सुरक्षित है और उनको कोई भी, उनके प्रकृति के लिए कोई भी धोखा नहीं है। मेरे साथ खुल के हंस के बात की और उनको 48 आवर्स में डिस्चार्ज भी दिया जाएगा। सर, इसके साथ ही बताइए जो इंजरी है, आप खुद चूंकि डॉक्टर हैं तो आप बताइए इंजरी कितनी डीप थी, शरीर के किस हिस्से में लगी? बोन में लगी इंजरी, थाई बोन पे लगी है और इंजरी के लिए कुछ भी धोखे की बात नहीं है, कुछ भी डेंजर नहीं है, उनकी तबीयत एकदम सुरक्षित है। सर, ये हादसा हुआ कैसे? अभी वो काफी अपने साथ हमेशा से पिस्टल वो कैरी करते हैं, आखिर ऐसे क्या हुआ कि अचानक से उनके हाथ से? एक ही बात बोला ना, दिस इज एक्सीडेंटली इंजरी। तो सर सीक्वेंस बताइए, क्योंकि फैंस काफी कंफ्यूज है, कई तरह की अफवाहें चली, तो क्या फैंस को मैं कहना चाहता हूँ, गोविंदा जी सुखरूप है, सुरक्षित है, उनकी तबीयत अच्छी है। मेरे साथ हंस के बात की, उसका मतलब एक ही होता है कि ही इज ऑल राइट।
अब गोविंदा को गोली कैसे लगी, लोडेड पिस्तल आखिर क्यों रखी हुई थी, नीचे गिरने से उसका ट्रिगर कैसे दब गया, ये सब कुछ सवाल हैं जो फिलहाल मुंबई में भी तैर रहे हैं और उनके फैंस भी जानना चाहते हैं कि गोविंदा को गोली कैसे लग गई। पुलिस भी इसी पर जांच कर रही है। मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। दिनेश मौर्य मुंबई से मेरे साथ हैं और राजेश कुमार इस वक्त मेरे साथ हैं गोविंदा के घर से। राजेश, आपके पास आ रही हूं। उनके घर पर इस वक्त किस तरीके की हलचल है, घर पर कौन कौन मौजूद है और क्या कोई घर पर भी पहुंच रहा है उनका रिलेटिव या कोई राजनेता? देखिए, फिलहाल घर के बाहर जब हम गए थे, घर के काफ़ी नज़दीक गए थे, तो वहाँ ताला लगा हुआ था। घर पे इस वक्त कोई मौजूद नहीं है। जो यहाँ पे गार्ड्स मौजूद हैं, दूसरे जो पड़ोसी हैं, उनसे हमारी बात हुई तो फिलहाल घर पे कोई मौजूद नहीं है। पुलिस की टीम यहाँ पे जरूर डिप्लॉय की गई है क्योंकि वो पंचनामा होगा। जिस कमरे में गोली लगी है, जिस कमरे में गोली चली है, उसका पंचनामा करना है पुलिस को। उस कमरे को फिलहाल बंद किया गया। आप देख सकते हैं पुलिस की टीम जो है वो यहाँ पे मौजूद है और बड़े ही सतर्कता से किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। जो लोग इस सोसाइटी में रहते हैं उन्हें जाने दिया जा रहा है। इस सोसाइटी में 36 बंगलो है और उसमें से एक बंगला जो है वो गोविंदा का है। और जो यहाँ पे सोसाइटी के गार्ड्स है वो बता रहे हैं कि उन्हें कोलकाता जाना था, इस बात की जानकारी उन्हें दी गई थी, लेकिन सवेरे एकाएक गाड़ी में बैठ के वो यहाँ से निकले थे। इन्हें जानकारी नहीं दी गई कि वो हॉस्पिटल जा रहे हैं या फिर कोलकाता जा रहे हैं। लेकिन अब जब खबर फैली है तो कई पड़ोसी भी उनके घर पे पहुंचे, लेकिन वो वहां पे मिले नहीं। इसी सोसाइटी में कैलाश खेर रहते हैं, मनमोहन शेट्टी, कई सारे फिल्मी सितारे जो हैं वो इस सोसाइटी में रहते हैं। जुहू का इलाका है तो फिल्मी सितारे यहाँ पे कई रहते हैं। तो फिलहाल गोविंदा के घर पे कोई मौजूद नहीं है। यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स उनका यही कहना है कि जानकारी थी कि उनको कोलकाता जाना है, लेकिन सवेरे बड़े आनंद फानन में वो यहाँ से निकले हैं। पुलिस की टीम अभी यहाँ नहीं पहुंची है, हालांकि बाहर सुरक्षा इंतजाम जरूर लगाए गए हैं। तो पुलिस की टीम कभी भी यहाँ आएगी और वो जो कमरा है जहाँ पे ये गोली चली है, जहाँ पे ये लोडेड पिस्टल चला है, वहां पर तफ्तीश करेगी, क्योंकि ये बड़ा संदेहास्पद लग रहा है कि जिस तरीके से लोडेड पिस्टल गिरा और फायर हो गया। तो पूरा सीक्वेंस समझने की कोशिश जो है बिल्कुल राजेश, कंफ्यूजन है और ये कंफ्यूजन गोविंदा के फैंस के भीतर भी है। फैंस भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर गोविंदा को गोली लग कैसे गई। दिनेश, आपके पास में आ रही हूं। इस सवाल का जवाब क्या मिल पाया है कि गोविंदा के साथ ये हादसा आखिर कैसे हो गया? कोलकाता उन्हें जाना था, तड़के सुबह पिस्तौल की सफाई की जरूरत क्या पड़ गई थी या उसे निकालने की जरूरत क्या पड़ गई थी? कैसे नीचे गिरी, ट्रिगर दब गया और उनको गोली लग गई? तो क्राइम ब्रांच के वरिष्ठ अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई। उनका कहना है कि चूंकि लंबे समय से गोविंदा के पास ये पिस्टल थी और अक्सर वो इसके मेंटेनेंस का काम खुद करते थे, यानी रेगुलर क्लीनिंग जो है वो खुद किया करते थे। और जब भी वो मुंबई में रहते हैं तो इस जो है उनकी जो लाइसेंसी पिस्टल है उसका वो साथ में भी कैरी करते थे। इस तरह की भी जानकारी है, वो भी क्राइम ब्रांच द्वारा दी गई। लेकिन आज का जो घटनाक्रम है, जो शुरुआती पूछताछ में जो गोविंदा की तरफ से बताया गया है कि वो हमेशा की तरह जो अपनी पिस्टल उन्होंने ली थी, क्लीनिंग करने का जो काम था वो किया और उसके बाद वो रख रहे थे और इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ कि वो जो पिस्टल थी वो अचानक से गिर गई और गिरने के बाद वो मिसफायर हो गई। तो ये जानकारी जो है गोविंदा की तरफ से दी गई है पुलिस को। दूसरी ये भी बात है कि उस दौरान उस कमरे में कोई और शख्स मौजूद नहीं था। तो यानी अर्थ है कि फाउल प्ले को लेकर जो आशंका थी वो फाउल प्ले वाला कारण जो है वो रूल आउट हो गया। और इसे एक संजोग गोविंदा की तरफ से बताया गया, एक हादसा बताया गया है जो अनजाने में उनके साथ हुआ था, क्योंकि लंबे समय से उनके पास उनका लाइसेंसी हथियार है और कई बार इसके पहले भी वो घर से जब भी रहते तो क्लीनिंग का काम वो खुद किया करते थे। तो आज कहाँ गलती हो गई, कहाँ चूक हो गई, कैसे अनजाने में उनके हाथ से रखते वक्त जो है ये पिस्टल नीचे गिर गई। और जब उनके हाथ में पिस्टल थी, आमतौर पे अगर कहीं बाहर जाते हैं लेकर अगर वेपन कैरी करते हैं तब उसे लोड किया जाता है। घर पर आमतौर पे लोग लोड करके नहीं रखते सुरक्षा वजह से, कि घर में अन्य सदस्य भी होते हैं। तो ऐसे में इसे लोड करके पहले से क्यों रखा गया था, हमेशा लोड करके रखते हैं क्या? ऐसे कई सवाल है जिसके जवाब जो है पुलिस जानना चाहती है। लेकिन चूंकि ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन के दौरान हम जानते हैं किस तरह से दवा दी जाती है, तो उस नौजिया की स्थिति में इस तरह की जानकारी जो है उनके परिवार के सदस्य दे रहे हैं। ठीक है दिनेश, अब गोविंदा ही इन राज से पर्दा उठाएंगे, गोविंदा ही ये बता पाएंगे कि आखिर उनके साथ ये हादसा कैसे हुआ है। जानकारी जैसा आप दे रहे हैं कि जिस वक्त ये हादसा हुआ गोविंदा कमरे में अकेले थे। राहत की बात यह है कि फिलहाल गोविंदा खतरे से बाहर हैं। शुक्रिया आपका दिनेश और राजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।
आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां आज आखिरी चरण का मतदान हो रहा है। आज भी पहले 2 चरण की तरह ट्रेंड देखने को मिल रहा है। जम्मू रीजन से लेकर कश्मीर रीजन के तीनों जिलों में मतदान केंद्रों पर वोटर्स की लंबी लंबी कतारें हैं। दोपहर 12 बजे तक करीब 32% वोटिंग हो चुकी है। आज जम्मू कश्मीर के 7 जिलों की 40 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, जिनमें सबसे अधिक जम्मू की सीटें हैं। अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू नॉर्थ सीट पर 27% वोटिंग हो चुकी है, तो जम्मू पूर्वी सीट पर अभी तक 25% मतदान हुआ है। नगरोटा सीट पर करीब 35% वोट पड़ चुके हैं। कश्मीर घाटी के जिन 3 जिलों में मतदान हो रहा है, वहां भी इसी तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है। बांदीपोरा में करीब 30% वोट पड़ चुके हैं। यहां मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। तो जम्मू कश्मीर में 2 चरणों के जैसे ही आज आखिरी चरण में भी मतदान को लेकर लोगों के बीच में उत्साह देखने को मिल रहा है। लंबी लंबी कतारें हैं, जो लोकतंत्र के लिहाज से अच्छी तस्वीरें हैं। आज लोकतंत्र का महापर्व जम्मू कश्मीर में है और ऐसे में मतदाता अपने घरों से बाहर निकलकर अपने अपने मुद्दों को लेकर वोट कास्ट कर रहे हैं। बारामुल्ला के पटन इलाके में मौजूद है। यहाँ पर भी वही तस्वीर देखने को मिल रही है जो तस्वीर हमने बांडीपोरा में देखी है। यहाँ पहुँचे लोगों से बात करते हैं कि उनका मुद्दा क्या है, किस मुद्दे को लेकर वो वोट कर रहे हैं। एज ए यूथ अगर हम आपसे जानना चाहें, पिछले 10 सालों में हमने देखा कि बहुत कम संख्या में लोग बाहर निकलते थे, अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन लोकसभा चुनावों में जो तस्वीर दिखी वही तस्वीर विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिल रही है। इतने बड़े बदलाव की वजह क्या है? इतने बड़े बदलाव की ये वजह है कि हमें अपने वोट का राइट है। हम एक अच्छे कैंडिडेट को चुनना चाहते हैं अपने लिए, जो हमारे नीड्स फुलफिल करे। फॉर एग्जांपल, मैं अगर वोट डालने के लिए आया हूँ, मैं अपने राइट्स के लिए आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अभी अपने इस स्कूल में हूँ, जो कि इसको यही तकरीबन 20 बरस हो गए हैं, अभी तक ये अपग्रेड नहीं हुआ है, जो कि एक हायर सेकेंडरी में होना चाहिए, जो कि एक लोकेट ये मेन हाईवे पे है। ये हमारे मसलात है। और भी कुछ काजेस है, जैसे कि वाटर। मैं अगर खुद निकला हूँ इस चीज़ के लिए कि ना मुझे अपने कैंडिडेट को चुनना है, बस राइट वेज के लिए, तो इसीलिए अपने वोट का हक मुझे पता है क्या है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने वोट का राइट वे में इस्तेमाल करना चाहता हूँ। आपसे जानना चाहेंगे, 10 सालों के बाद जो ये चुनाव हो रहे हैं, आपको ये चुनाव कितने अलग दिख रहे हैं? देखो इसमें जो यूथ आपको नज़र आ रहा है, उसका सबसे बड़ा रीज़न है जो यहाँ पे हमें रिस्ट्रिक्शंस लगी हुए एक आम इंसान पे, जो हम जैसे लोगों पे कहीं पे कुछ हम कह नहीं पा रहे, उस चीज़ का रीज़न है सबसे बड़ा। डेवलपमेंट इज़ द सेकंड थिंग हियर टुडे। इस टाइम पे जो लोकसभा में हुआ वो भी इसीलिए हुआ था, जो हमने इंजीनियर रशीद को उस टाइम से सबसे ज़्यादा यहाँ से मेजॉरिटी से जिताया था। वो रीज़न यही था कि हमें क्या है कि बदलाव हो जाए, जो हमारे ऊपर जो लगे हुए रिस्ट्रिक्शन है वो ख़त्म हो जाए और अनएम्प्लॉयमेंट पे थोड़ा सा गवर्नमेंट थोड़ा फोकस करे। और दूसरा थर्ड पॉइंट इज़ जो हमारा यहाँ पे चल रहा है डिक्टेटरशिप। ये हमारा नेशनल हाईवे आपको आ रहा है नज़र। नेशनल हाईवे पे जब भी कोई वीवीआईपी मूवमेंट होती है, हमें साइड में गाड़ी करनी पड़ती है। सब कुछ ऐसा यही चीज़ हम ठीक करना चाहते हैं। बाकी डेवलपमेंट जो भी कैंडिडेट आ जाएगा, उसके लिए ऊपर से कोई बजट आता है, वो तो वैसे भी वो इस्तेमाल करेगा। हमारे पे डिपेंड करता है कि हम उसको जाए, उसके पास जाए, वो चीज़ उसको इस्तेमाल करने पर हम बोले कि करो ऐसा, यहाँ पे राइट। देखिए, आज जम्मू रीजन की 24 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीद इसी रीजन में है और आज की सीटों से है। राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता ने थोड़ी देर पहले वोट डाला, वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। वोट डालने के बाद कविंद्र गुप्ता ने कहा कि 5 साल पहले 370 हटने के बाद नया कश्मीर बना है। टेररिज्म की जगह राज्य टूरिज्म भी बढ़ा है। बुलेट की जगह बैलेट ने ली है, इसलिए स्वाभाविक है कि लोग बीजेपी को वोट देंगे। कविंद्र गुप्ता ने दावा किया कि 8 अक्टूबर को जब नतीजे आएंगे तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। 370 5 अगस्त 2019 को हटाई गई थी। उसके बाद हम देखें तो नया जम्मू कश्मीर बना है। अलगाववाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, ये सब चीजें हमने समाप्त की है। टेररिज्म से टूरिज्म की तरफ हम ले गए और बुलेट से बैलेट की तरफ हम ले गए। इस दौरान हमने 73rd और 74th अमेंडमेंट को लागू किया। तो अब लोगों के उत्साह होना स्वाभाविक बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो जम्मू कश्मीर में चीजें लाई गई हैं और लोगों में एक विश्वास बना है, तो स्वाभाविक बात है कि लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे और आने वाले 8 अक्टूबर को सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी ही होगा। दूसरे देशों में चले जाएं, 5 साल बाद हमारा ग्रीन कार्ड बन जाता है, लेकिन यह विडंबना है कि 70 साल यहाँ पर वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी, वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज और बहुत से ऐसे लोगों को अधिकार नहीं दिए गए
उनको वोट का अधिकार नहीं था, उनको जगह खरीदने का अधिकार नहीं था। आज एक नई जो प्रक्रिया यहाँ पर लागू हुई है, लोगों में एक विश्वास बना है, तो स्वाभाविक बात है कि लोग ये जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सराह रहे हैं और हमारे हक में वोट कर रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी मंजूर मीर इस वक्त जुड़ गए हैं बांदीपोरा से। मंजूर, देखिए ये वो चरण है जिसमें सबसे ज्यादा बीजेपी को उम्मीद है, चूंकि जम्मू रीजन की सीटों पर मतदान हो रहा है। इन सबसे इतर जो वोटर्स हैं उनके जहन में क्या मुद्दे हैं और कितना उत्साह आप देख पा रहे हैं वोटर्स के अंदर आज वोटिंग को लेकर? देखिए प्राची, जो तस्वीर हमने पहले और दूसरे चरण में देखी थी वही तस्वीर जो है इस बार भी देखने को मिल रही है। लोग बड़े उत्साह और जोश के साथ मतदान केंद्रों के बाहर नजर आ रहे हैं। सुबह 6 बजे से ही लोग अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े थे ताकि वो अपने उम्मीदवार को चुन सके और उनके जो मसले हैं, खासकर बिजली, पानी, सड़क और अच्छी शिक्षा, अच्छे स्कूल, जो हमने युवाओं से खासतौर पर बात की है, उनके यही मुद्दे हैं जिसको लेकर वो इस बार बाहर निकले और अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहते हैं। कश्मीर का युवा वो युवा है जिसने 35 सालों तक जो है कश्मीर में चुनाव बहिष्कार किया था, लेकिन लोकसभा चुनावों में जिस तरह से हमने युवाओं का बढ़ चढ़ कर चुनावों में हिस्सा लेते हुए देखा था, वही तस्वीर विधानसभा चुनावों में भी साफ तौर पर देखी जा रही है। और निसंदेह ही युवाओं की ये बदलती हुई सोच ये साफ दर्शा रही है कि कश्मीर का युवा अब लोकतंत्र पर विश्वास जतला रहा है और वो समझ चुके हैं कि वोट के माध्यम से ही वो अपने हर मसले और मुद्दे को जो है हल कर सकते हैं। और यही कारण है कि लंबी लंबी कतारों में लोग जो है वो बाहर निकलकर अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। न सिर्फ युवा बल्कि पहली बार कश्मीर में महिला वोटर्स भी बड़ी अच्छी संख्या में हिस्सा ले रहे हैं, मतदान केंद्रों के बाहर नजर आ रहे हैं और अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर में 10 सालों के बाद ये विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। लोगों को इन चुनावों से काफी उम्मीदें हैं, लोग एक बदलाव चाहते हैं। लोग ये भी महसूस करते हैं कि पिछले 70 सालों में लोकतंत्र के लिहाज से खूबसूरत तस्वीरें जम्मू कश्मीर से देखने को मिल रही हैं। जो ट्रेंड लोकसभा चुनावों में शुरू हुआ वही ट्रेंड विधानसभा चुनावों में भी बरकरार है। लोग जागरूक हैं और अपना वोट कास्ट करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। शुक्रिया आपका मंजूर तमाम जानकारी के लिए।